बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 18 हमारा जारी है। ये जो आपके सामने खुला हुआ है ये तो बच्चों कल वाला लेक्चर ही है, आज तो अगला पढ़ाना है। और अगले की हेडिंग अगर आप अपनी बुक से देखें तो मैं बुक आपको दिखा भी दूँ, वो तो है ऑप एम्प एज ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पिछला जो कल पढ़ा वो ये था, जो कि अभी भी वो सामने है। क्या रीज़न है अभी भी सामने है, ये मैंने जानबूझ के आपके लिए एक सीक्वेंस में दोनों लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, तो मेरे पास अभी पिछला मौजूद ही है। और जानबूझ के क्यों ऐसा क्यों किया, आप जो मेरे पास पढ़ते रहे हैं शुरू से, उनको पता है। आप में से बहुत से मुझे पता है मुस्कुरा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि मैं ऐसा कई दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ। क्यों जी, कुछ समझ आ रही है? बहुत से लोगों को पता चल गया कि मैं क्या शॉर्टकट मारने वाला हूँ। ये रहा जी, ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ इजाफा ये कर दिया कि NON नॉन। ये अब अगला टॉपिक आपका शुरू हो गया जी। सर्किट इंट्रो पहला पॉइंट है, ये ज़रा देखना जी। मैंने तो अभी ये सर्किट भी नहीं मिटाया था। ये मेरे ख्याल में ये टेक्निक है जो मुझे अच्छी लगती है, मैं समझता हूँ, ताकि फ़ौरन कंपैरिजन हो जाए कि क्या पिछले टॉपिक से नया टॉपिक किस तरह कितना को फ़र्क है, कितना डिफरेंट है, कितना सेम है। तो ये बड़ा मेरे ख्याल में आपको हेल्पफुल रहेगा। ये ज़रा देखिए मैं क्या करने लगा हूँ। ये जो इधर दी थी पिछले लेक्चर में Vin, इस दफ़ा मैंने सर्किट बाकी वही रखना है। और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, सर्किट कई तरह बनाया जा सकता है, लेकिन हम जैसे आपकी बुक पे है उसने भी वही जैसे किया उसी तरह हम यहाँ पर अब करेंगे। ये है जी Vin, सर्किट बाकी सारा उसी तरह रखा ताकि कंपैरिजन आपस का ज़्यादा बेहतर हो सके। रेजिस्टेंसेस भी उधर उधर ही हैं जैसे पहले थी, जैसे पिछले लेक्चर में थी, उधर उधर ही R1 और R2 हैं। बस इधर की बजाय Vin अब इधर नहीं है, बल्कि इधर आ गई है। तो अब आपको पता है ये क्या बन गया, ये बन गया इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहले था इन्वर्टिंग क्योंकि इधर लगाई थी इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, अब नॉन इन्वर्टिंग पर लगाई। और अब इसको क्या करना है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको कर देना है ग्राउंड। तो मैं ये लाइन इधर से तार खींच के डायरेक्ट इधर ही जोड़ दूँ, यूँ भी सही है, यूँ भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी बुक वाले ने यहाँ पर छोटा सा काम और भी किया है, और वो मैं बुक के मुताबिक इसको कर दूँ तो भी ठीक है। ये सारी निचली ग्राउंड ही है, ये सब इधर ही मिला दिया तब भी ठीक है, या इसको अलग शो कर दें, आप बेहतर है बुक वाला कीजिएगा। हालांकि कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसने इधर इसको अलग शो कर दिया यूँ, ये अपने तौर पर ग्राउंडेड है, ताकि ज़रा ज़्यादा शायद हाईलाइट हो जाए इस तरह के। ये वाला आपने ग्राउंड कर दिया हुआ है। तो इस दफ़ा Vin इधर नहीं है, ये ग्राउंड है। इसका मतलब है इधर, इस दफ़ा इधर वाला क्या है, इस दफ़ा 0 वोल्ट है, क्योंकि इधर ग्राउंड है इस तरफ। अब इस दफ़ा V+ जो है वो बच्चों Vin के बराबर है। इस दफ़ा V+ डायरेक्ट, Vin उसको डायरेक्ट जुड़ी है, तो इस दफ़ा V+ इज इक्वल टू Vin। ये है इस दफ़ा, ये देखिए V+ ही Vin है, Vin उधर जोड़ी है V+ पर, और कोई चेंज नहीं है। ये सर्किट बन गया नॉन इन्वर्टिंग का। उसी में कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या तब्दीली की, जैसा कि आपकी बुक पे भी ये आप देख रहे हैं, ये वाला, बल्कि दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे हैं ताकि इधर भी आपके फ़ौरन कंपैरिजन आसान हो जाए, वहाँ किधर क्या था और यहाँ किधर क्या है। बाकी सारा कुछ उसी तरह ही रखा ताकि कंपैरिजन आसान हो कि जी सारे उसी तरह के माहौल में बाकी सारा कुछ वही है, बस ये Vin उधर लगा दी है अब, और इसको इस दफ़ा यहाँ ग्राउंड कर दिया है, बाकी उसी तरह। ठीक हो गया जी। लें जी, तो ये ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, सर्किट इंट्रोडक्शन हो गया, यही है सर्किट इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक वाले ने यहाँ एक शॉर्टकट मारा है इस जगह पे। यहाँ एक तो ये कि ये हेडिंग प्रिंसिपल वर्चुअल ग्राउंड अब नहीं आएगी, क्योंकि इस दफ़ा वर्चुअली ग्राउंड नहीं है वाला मामला नहीं है, इस दफ़ा थोड़ा सा और है। इस दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके यूँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कह दीजिए, या वर्चुअल इक्विवेलेंस बराबर है, बराबरी क्या है, यहाँ से ये सारे स्टेप्स इधर से ये वाले फिर करने हैं, ये सारी बातें फिर करनी है। टेक्स्ट बुक वाले ने यहाँ शॉर्टकट मारा है, आपने नहीं मारना। देखिए मैं वाज़े तौर पर क्या बता रहा हूँ, आपने वो सारा कुछ लिखना है। कौन सा सारा कुछ?
और उसने शॉर्टकट क्या मारा, देखिए उसने ये लिखा, उसने कहा ये टॉपिक आपका सर्किट डिस्क्रिप्शन देख ही लें चले पहले तो। कहता जी सर्किट डायग्राम ऑफ ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर, वो फिगर ये वाली जो बनी हुई है। अच्छा, तो इन दिस केस द इनपुट सिग्नल वी इन इज़ अप्लाइड एट दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वी प्लस, यानी प्लस वाले पर लगाई। ठीक हो गया। आगे क्या लिखा है, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। जाहिर है बच्चों, अगर ये अकेला आ गया पेपर में राइट ए नोट ऑन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आप ये नहीं लिखेंगे वहाँ पे कि जी एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। आगे लिखा क्या उसने, ड्यू टू हाई ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर द इन्वर्टिंग यानी माइनस वाली एंड नॉन इन्वर्टिंग यानी प्लस वाली इनपुट्स आर वर्चुअली एट द सेम पोटेंशियल। ये जो आर वर्चुअली एट द सेम पोटेंशियल, मैंने इसी बेस पे अब हेडिंग बनाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल इक्विवेलेंस, बराबरी, सेम होना। मैंने इसी की वजह से बनाई है, इस फिक्र की वजह से ये हेडिंग अब बनाई है। दैट इज़ यानी कि V माइनस और V प्लस नियरली सेम है, और इस दफ़ा V प्लस जो है वो V इन है, इस दफ़ा V प्लस V इन है, तो फिर इसका मतलब है V माइनस भी V इन ही है। अब इसने एज एक्सप्लेन अर्लियर कह के जान छुड़ा ली है, लेकिन आपको राइट ए नोट ऑन ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अकेला आ गया, तो फिर एज एक्सप्लेन अर्लियर करके तो जाहिर है नॉनसेंस बात होगी ना कि आपने तो वहाँ अर्लियर एक्सप्लेन वो नहीं किया होगा पिछला। ये वाला हिस्सा सारा आपने बयान करना है, बस इस जगह पे बस ये करना है कि ये थोड़ा सा तब्दीली करनी है। ये सारा उसी तरह आएगा एज दिस इज़ दिस एंड ये सारा कुछ उसी तरह से, और दिस आप ऐसे ये 12 और 0.0012 वगैरह ये ना लिखिएगा, बस आप इसकी जगह ये लिखिएगा कि जैसा कि इसकी जगह बस आप ये कहेंगे कि जैसा कि गेन वेरी हाई है और एंड आउटपुट तो होती है फाइनाइट होती है, यानी बहुत थोड़ी महदूद होती है, यानी वही प्लस या माइनस 12 वोल्ट होती है, ये इक्वल ही बल्कि प्लस या माइनस 12 वोल्ट होती है। तो फिर इसलिए बटे की नीचे वाली शय बहुत छोटी यानी नियरली ज़ीरो होगी, तो ये दोनों तकरीबन बराबर होंगी। बट इस दफ़ा V प्लस जो है वो है V इन, ये बात अभी ऊपर हुई है, ये बात सारी हो गई है। चुनाचे इस दफ़ा V माइनस भी V इन लिखेंगे जहाँ कहीं उसको लिखना पड़ा। बस ये अब जो इस वक्त है ये है हमारी ये वाली हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल इक्विवेलेंस। तकरीबन बराबर है दोनों का ऑलमोस्ट बराबर होना, तो क्योंकि V प्लस तो है ही V इन, तो V माइनस भी V इन ही मानी जाएगी। बस ये फ़र्क आ रहे हैं, ये इसीलिए मैंने नहीं मिटाया था। आपको समझ आ रही है मैंने क्यों नहीं मिटाया, ताकि कंपैरिजन साथ साथ हो जाए, क्या क्या सिमिलैरिटी क्या क्या और क्या क्या डिफरेंस है, तो आसानी उससे हो जाती है बातों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में, समझने में। अगले स्टेप्स भी बहुत हद तक उसी तरह, बल्कि चलिए स्टेप्स मैं जल्दी से कर ही देता हूँ। स्टेप वैसे इसी तरह ही है, I1 होगा, फिर I2 होगा, फिर KCL लगाएंगे, I1 इज इक्वल टू I2 होगा। लेकिन चलिए इसको मैं जल्दी से कर ही देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट बुक वाले ने 2-3 स्टेप्स शॉर्टकट मारा है, उसने छोड़े हैं, तो चलिए आपके वो हो जाएंगे, आपने वो करने हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये किताब वाले ने एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर कह के जान छुड़ा ली, आपने ये करना है, ये सारा कुछ लिखना है जहाँ ये हेडिंग देनी है। आगे एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल स्टेप शुरू करने लगे जी, और मैंने कहा ये उसी तरह के ही हैं, बस अब अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इधर के मुताबिक होगा। अब क्या होगा वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड सारा कुछ है। तो करंट थ्रू R1 जी पहले, जो कि है I1, और वो आपको मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि मैं क्यों ये लिख रहा हूँ जो मैं अब लिखने लगा हूँ। ये होगा जी ज़ीरो इधर है, 0 वोल्ट यानी 0 इधर है, माइनस V माइनस ओवर बच्चों R1। क्यों कैसे, प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगी। यानी कि ये बना माइनस V इन ओवर R1, क्योंकि 0 माइनस समथिंग तो माइनस पे आ जाएगा, और V माइनस को लिखा जाएगा ये इस वजह से V इन। सारी बातें अब आपको पता है, बता चुका हूँ। I1 तो यह चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, I1 हुआ माइनस V इन ओवर बच्चों R1, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दी। इसी तरह से I2 जो कि है करंट थ्रू R2, कल वाले उसी तरह ही, ये देखें R2 है, उसके इस सिरे पर V माइनस है, इस सिरे पर V आउट है, ये तो कल की तरह है, V माइनस माइनस V आउट ओवर R2, यानी V इन, क्योंकि पता है आपको क्यों, ये माइनस V आउट ओवर R2, यानी हमारा I2 इस दफ़ा ये है जी V इन माइनस V आउट ओवर R2, इक्वेशन नंबर 2। और फिर उसी तरह वही बातें कि जी KCL लगाने लगे हैं, क्योंकि इन दोनों इनपुट्स का आपस में तो प्रैक्टिकली कोई करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि वेरी हाई रेजिस्टेंस है, तो फिर जो करंट I1 इधर से आया वही निकल के इधर को चला गया, जितना इस पॉइंट की तरफ आया उतना ही बाहर चला गया। KCL के मुताबिक I1 विल बी इक्वल टू I2
ये इक्वेशन नंबर 3 है। और अगला स्टेप पता है आपको क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन 1 यानी I1 की वैल्यू एंड इक्वेशन 2 यानी I2 की वैल्यू इन इक्वेशन 3, दोनों को इक्वेट करके ये वैल्यू पुट करते हैं। ये आपके सामने स्टेप्स होने लगे। लें जी, ये बना माइनस वी, ये वाला I1 की वैल्यू माइनस वी इन ओवर है जी R1 इज़ इक्वल टू ये I2 की वैल्यू वी इन माइनस वी आउट ओवर है R2। और अब अपने वो ज़हन में रखें कि करना क्या है, करना वही है, वी ओ ओवर वी इन का फार्मूला बनाना है, वही पिछला लेक्चर, सारी बातें उसी तरह की। तो चलें फिर इसको कुछ सॉल्व करते हैं। 2-3 तरह मुख्तलिफ स्टेप्स पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मसलन एक तो चलिए जैसे बुक वाले ने किया उसी तरह ही कर लेते हैं। माइनस वी इन ओवर R1 इज़ इक्वल टू, इसको मैं बटे के नीचे जो है इसको अलग अलग लिख देता हूँ, वी इन ओवर R2 माइनस वी ओ ओवर R2। और उसके बाद हम अगर ये जो वी ओ ओवर R2 है इसको अगर हम उधर ले जाएं तो वी ओ ओवर R2 ये प्लस हो गया, और ये वाला भी इधर ले आएँ तो ये बना जी वी इन ओवर R2, और ये इधर आके बना प्लस वी इन ओवर R1। यहाँ से बच्चों वी इन दोनों में है तो वी ओ ओवर R2 इज इक्वल टू वी इन आ गया आपके पास कॉमन, और अंदर आया 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1, जिसको आप चाहें तो इसको 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 करें तब भी कोई नहीं है, प्लस ही हो रहे ना, कोई हर्ज नहीं। बनाना क्या है, बनाना है वी ओ ओवर वी इन, तो ये रहा वी ओ, ये रहा वी इन, तो बना लेते हैं फिर वी ओ ओवर वी इन। मेरे पास अब इधर जगह फिनिश हो गई है, चलिए इसको कुछ मैनेज करते हैं। ये वी इन इधर नीचे आ गया, ये R2 बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो ये उधर जाके क्या बनेगा, ये जब उधर जाएगा ऊपर तो ये बनेगा R2 ओवर R1 प्लस R2, ये दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा था, दोनों के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 ओवर R2 से R2 कैंसिल, तो इतना इतना बन गया 1। फाइनली फार्मूला चलिए इधर ही यहाँ लिख देता हूँ, यानी G हुआ R2 ओवर R1 प्लस 1, यानी 1 प्लस R2 ओवर, यूँ लिख देते हैं ओवर R1। ये है जी फाइनल रिज़ल्ट, ये सामने आपके, यहाँ से उधर गए हैं, इधर लिख दिया। चलें, मैथमेटिकल स्टेप्स मुकम्मल हुए जी, ये हमारे हाथ फार्मूला आ गया फाइनल। और बच्चों अब है नोट ए और नोट बी, और वो बिल्कुल कल जैसे ही हैं। एक तो ये कि इस दफ़ा जो आंसर आया उसमें माइनस साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब क्या है, जो कल कहा था उसका उलट। कल माइनस साइन आया था तो इसका मतलब हमने कहा था कि इसका मतलब है गेन नेगेटिव है, इसका मतलब है आउटपुट जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इनपुट है। अब क्या कहें कि पॉजिटिव साइन का मतलब है कि जो इनपुट है वो इन फेज है विद आउटपुट, यही तो है नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्ट नहीं हुई, नॉन वो लिखा मैंने आपके लिए। और दूसरी बात फिर वही है कि इस दफ़ा फिर देखिए फार्मूले में बस गेन जो है, वोल्टेज गेन जो है वो R2 और R1 पर ही डिपेंडेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द एम्पलीफायर। ये कल वाली बातें हैं दोनों ही, बस वो प्लस की माइनस की जगह प्लस है। मैं पहले यही पढ़ने लगा हूँ, बल्कि पहले क्या मैं पढ़ने ये लगाऊँ, बाकी तो फिर हो गया, सर्किट इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, और ये एज एक्सप्लेन रियल की जगह मैंने कहा ये आपने पूरा ही करना है, अगर ये टॉपिक अलग से ज़ाहिर आया तो बाकी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स आपके सामने हैं, मैं इसको पढ़ के क्या दूँ, अब ये मैंने कर दिए हैं, सारे आपके सामने हो गए। अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और मैं सिर्फ 2 नोट ही पढ़ दूँ जी जल्दी से। कहता अगेन दी गेन, आप अगेन नहीं लिखेंगे अगर राइट नोट ऑन नॉन इन्वर्टिंग आया, अकेला ही आया तो आप कहेंगे दी गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप एम्प, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टू एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज R1 और R2। तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि अंदर क्या है उसके, वो बातें पिछले में भी हो गई हुई हैं, हमें बना मिलता है उसकी, हमें नहीं मसला होता। ये एक नोट ए हो गया, और अगला नोट बी है द पॉजिटिव साइन ऑफ गेन indicates that the input and output signals are in phase is the fine phase है। और एक एग्जांपल भी बच्चों क्यों ना सामने ही है, लगे हाथों इसको भी कर ही दें। ये देखें आपके सामने, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट है और ऑप एम्प लगा हुआ है। इनपुट कहाँ लगी है ये देखें, अहम बात है, इनपुट कहाँ लगी है, प्लस वाले पर, यानी नॉन इन्वर्टिंग है, यानी इसका मतलब है फार्मूला यही लगना है यहाँ पे, अगर लगना है तो ये नॉन इन्वर्टिंग है। अच्छा, ये एग्जांपल की है, इसकी डायग्राम है। और यहाँ से जो इधर को आई ये वाली, जो कि हमारी R2 बननी थी, ये R2 आउटपुट से इनपुट के दरमियान जो लगी हुई है,
ये यहाँ बच्चों नहीं है, लेकिन तार लगा के इसने ये डायरेक्ट जोड़ दिया। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब है R2 0, शॉर्ट सर्किट हो गया। कभी याद करें चैप्टर 13 पढ़ाते हुए मैंने कई दफ़ा बताया था, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अब ये पता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने समझाई हुई है बड़ी डिटेलों से, ये सारी बातें बड़ी डिटेल्स के साथ, डिटेलों से यानी डिटेल के साथ ये आपको करवाई है। अच्छा, तो ये R2 0 है क्योंकि शॉर्ट सर्किट 0। और अहम बात यह है कि यहाँ पर कहीं शो नहीं हुई R1। ये जो R1 इधर होनी थी वो अब यहाँ पे तो है ही नहीं, कहीं नहीं है, टूटा हुआ है सर्किट, कनेक्शन है ही नहीं वहाँ पे। इसका मतलब है R1 हम इन्फिनिटी लेंगे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। R1 है ही नहीं तो इन्फिनिटी, लेकिन R2 की जगह डायरेक्ट तार लगा दी तो R2 0 है। तो अब केस यहाँ पर ये बना कि R2 0 और R1 इन्फिनिटी। तो फिर अब देख लेते हैं जी क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द गेन ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। सर्किट तो फिगर की डिस्क्रिप्शन तो हमने देख ली पहले ही, इसका गेन निकालिए। तो पहले तो ये पहचाना कि ये नॉन इन्वर्टिंग है, यानी ये फार्मूला लगना है, इसका गेन ये फार्मूला लगा के निकालना है। तो मैं पढ़ता हूँ इसको। कहता है एज द इनपुट सिग्नल वी इन इज कनेक्टेड टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी प्लस वाली पर लगाई है, सो द ऑप एम्प एक्ट्स एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसलिए ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये फैसला हो गया, चुनाचे फार्मूला ये लिखना है। कंपेयरिंग इट विद द सर्किट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर 18.29, ये इसकी बात हो रही है, ये उसी को मैंने यहाँ बनाया हुआ है। और मैंने भी अभी कंपेयर ही किया ना कि R2 उधर देखें और इधर देखें तो समझ आ गई कि R2 0 है और R1 इधर है ये, और इधर वो है टूटा हुआ सर्किट ही नहीं है, तो इसका मतलब R1 इसका मतलब है इन्फिनिटी है। तो बस फिर कंपेयर करके पता चल गया कि R1 यहाँ इन्फिनिटी है, R2 यहाँ 0 है। बस फिर पुट करें तो गेन हुआ 1 + R2 ओवर R1, यानी R2 बटे के ऊपर है वो है 0, तो 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, 0 ओवर समथिंग 0, तो 1 ही आया, बस गेन इसका 1 है। और गेन 1 होने का मतलब पता क्या है, मतलब जितनी इनपुट है उतनी ही आउटपुट होगी। इस पर्टिकुलर सर्किट का ये हुआ कि एक्चुअली एम्पलीफायर वाला काम ही नहीं हो रहा, इनपुट जितनी है उतनी ही आउटपुट है, दोनों बराबर हैं तो गेन है 1। गेन 1 होने का मतलब आउटपुट और इनपुट बराबर, दोनों की रेशो, गेन क्या होता है, रेशो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, वो 1 आया तो मतलब दोनों बराबर की हैं, तभी तो 1 आया। आंसर रेशो का 1 आता है जब बराबर हो। ले जनाब, ये आपके दो टॉपिक्स, एक कल वाला हमने कर लिया था ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग, और उसी की लाइनों पर आपको मैंने जानबूझ के उसी की लाइनों पर जहाँ जहाँ जो तब्दीलियाँ आनी थी वो मैंने बता दी कि ये इसमें तब्दीली करेंगे तो यही बन जाएगा ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई है। खुद भी मैथमेटिकल स्टेप्स वगैरह की कर लीजिएगा प्रैक्टिस। और होमवर्क बच्चों प्लीज़ आपसे ये बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी हाथ जोड़ के, कि होमवर्क लाजमी करना है, वो अपने आप को खुद ही चेक करवाना है आपने। ये अब आपकी भी जिम्मेदारी बन गई है मौजूदा हालात में, तो तभी फ़ायदा होगा। टॉपिक जो अगला अब है ये वाला, ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर, इसमें मैंने अभी भी मिटा दी यहाँ पे, वो पिछले में भी जारी थी, पिछले लेक्चर में भी थी, वो उसी से जो यहाँ मैंने अभी बताया था आपको रेड कलर से लिखी थी, ज़रा वो पिछला आप देख लीजिएगा प्लीज़ वो वीडियो, कि वो जो मैंने चौथी करैक्टरिस्टिक लिखवाई थी, चौथी करैक्टरिस्टिक याद कर लें, वो सारी ये टॉपिक पूरा उसी के बारे में ही है, ऑप एम्प एज कंपैरेटर। मैं जल्दी से दोहरा भी दूं कि हमने कहा था चौथी करैक्टरिस्टिक में हमने क्या कहा था, जो रेड कलर से कल वाले लेक्चर में आपने देखी थी, तो क्यों ना जल्दी 1 मिनट लगाई ने इस पर। हमने कहा था कि जो आउटपुट होती है वो या तो होती है प्लस VCC या फिर आउटपुट होती है माइनस VCC, और दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर कहा था आउटपुट हो जाए, अगर V+ हो जाए ग्रेटर देन V-, याद करें ये सारी बातें पीछे मौजूद हैं, तो फिर आउटपुट होती है प्लस VCC, और दूसरी थी कि अगर V- हो जाए ग्रेटर देन V+, या कहिए V+ स्मॉलर हो जाए, एक ही बात है, तो फिर आउटपुट हो जाती है माइनस VCC। ये हमने बात कर ली थी। वेयर बताया था कि जो बोथ V+ एंड V- आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव पोटेंशियल्स। अच्छा, ये फिर से वही हो गई यही चौथी करैक्टरिस्टिक ही इधर इस्तेमाल हुई है, मैंने बताया। चलिए पढ़ते हैं। कहता है जी ऑप एम्प यूजुअली रिक्वायर्स 2 पावर सप्लाईज ऑफ इक्वल वोल्टेज बट ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी। ये जो दोनों हैं प्लस VCC और माइनस VCC बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट है, +12 और -12। मोस्ट ऑप एम्प्स ऑपरेट विद VCC प्लस या -12 वोल्ट सप्लाई, ज़्यादातर +-12 वोल्ट पे, उधर +12 इधर -12। ठीक हो गया। और ये अब यहाँ पे वो तकरीबन वो चौथी करैक्टरिस्टिक ही हुई है जो पहले भी बताई थी, अब फिर दिखा दी आपको।
तो ये और फिर उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है। कहता है एज दी ओपन लूप गेन ऑफ द ऑप एम्प इज़ वेरी हाई, 10 की पावर 5 होता है, पता है आपको। इवन ए वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स इज एम्पलीफाइड टू सच ए लार्ज एक्सटेंट दैट द एम्पलीफायर गेट्स सैचुरेटेड। वो कहता है आपको पता है कि दोनों इनपुट्स का डिफरेंस है जो आउटपुट पे एम्पलीफाई होना है, ये आपको पता है। ये ओपन लूप गेन जो होता है वो हमें पता है, AOL जो है वो VO ओवर V प्लस माइनस V माइनस है, यानी VO ओवर V इन, यानी जो इनपुट है वो दोनों इनपुट्स का डिफरेंस है, जो इनपुट है वो दोनों इनपुट्स का डिफरेंस, ये बातें पता है आपको। तो दोनों इनपुट्स के डिफरेंस ने एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे मिलना है, ये बात हमें पता है। वो कहता है कि इसका गेन क्योंकि वेरी हाई है तो हल्का सा भी फ़र्क हुआ, ये बात ऑलरेडी हो गई है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड में भी, और अभी पीछे थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में भी बताई थी दोनों की। तो क्योंकि ओपन लूप गेन वेरी हाई है तो इसका मतलब है बटे के नीचे बहुत छोटी है, इसका मतलब है ये बहुत ही कम फ़र्क है इन दोनों का, नियरली ज़ीरो, बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब है इन दोनों में हल्का सा भी फ़र्क हुआ तो आउटपुट काफ़ी हाई आ जानी है, यानी हम कहेंगे हमारा ऑप एम्प सैचुरेशन में चला जाना। यही बात मैं फिर रिपीट कर दूं, कहता है एज दी ओपन लूप गेन ऑफ द ऑप एम्प इज़ वेरी हाई, इवन ए वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स इज एम्पलीफाइड टू सच ए लार्ज एक्सटेंट, इतना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है दोनों इनपुट्स का डिफरेंस बड़ा होकर मिलता है आउटपुट पे, दैट द एम्पलीफायर गेट्स सैचुरेटेड, जिसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इट्स आउटपुट आइदर बिकम्स इक्वल टू प्लस VCC और माइनस VCC, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाती है आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर, या तो प्लस VCC होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती, या फिर माइनस VCC होगी मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव वैल्यू में भी 12 वोल्ट है अगर, तो 12 वोल्ट 12.1 या 12.5 या 13 या 15 नहीं, बस जितनी है माइनस VCC उसके बराबर ही होगी। तो हल्का सा भी फर्क है दोनों इनपुट्स में तो आउटपुट या प्लस VCC हो जाएगी या माइनस VCC। अब क्या कहता है, दिस फीचर, ये जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक समझिए जो मैंने बताई थी, दिस फीचर ऑफ ऑप एम्प इज यूज्ड टू कंपेयर टू वोल्टेजेस, कंपैरेटर, कंपेयर करने वाला, मवाजना करने वाला। तो ये वाला फीचर, ये वाली खसूसियत दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कंपेयर करना यानी किसी गिवन वोल्टेज से दूसरी वाली छोटी है या बड़ी है, ज़रा सी भी छोटी है, ज़रा सी भी बड़ी हुई तो फ़र्क आउटपुट पे प्लस VCC या माइनस VCC की शक्ल में नजर आ जाना है, ये हम देखने लगे हैं। फिगर शोज द सर्किट ऑफ ऑप एम्प यूज्ड एज ए कंपैरेटर, ये फिगर है जी, ड्रा कर दूँ उधर, अब चलिए ड्रा, तो मैंने भी यही बनानी है तो इधर से बात समझाता हूँ। इतना जो चीज़ है ये ज़रा गौर कीजिए, ये मैं अगर आपको सिर्फ इतना ही दिखाऊँ, सिर्फ इतना, बस सर्किट में इतना दिखा रहा हूँ, कुछ याद आया देखें तो भला, सिर्फ इतना, ये सर्किट, यह चैप्टर 13 में पढ़ा हुआ, आपको याद होना चाहिए। ये रियोस्टैट में भी देखा था और फिर पोटेंशियोमीटर में भी इसी तरह की बात की थी कि ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला सर्किट है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान वेरिएबल वोल्टेज मिलेगी। ये टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कह लें, इतनी स्मॉल आर है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, सारी बातें आपके पास चैप्टर 13 में मौजूद है। सिर्फ इतना सर्किट ये है वेरिएबल वोल्टेज देने वाला सर्किट, इन दो तारों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उधर को लेके जाएंगे तो इन दोनों तारों के दरमियान वोल्टेज बढ़ती जाएगी। इसको पूरा ही इधर टच कर देंगे तो जितनी मैक्सिमम बैटरी की वोल्टेज है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हो जाएगी, और जब इसको इधर को लाएंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को तो यहाँ इन दोनों तारों के दरमियान वोल्टेज कम होती जाएगी, और करीब लाएँ तो हत्ता कि इधर ही टच कर दें, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर टच कर दें तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी इन दो तारों पर। ये सारी बातें दो टॉपिक्स में है चैप्टर 13 में, पोटेंशियोमीटर में भी, रियोस्टैट में भी। रियोस्टैट का यूज़ एज पोटेंशियल डिवाइडर में ये बात बड़ी डिटेल से हुई है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्मॉल आर और ये सारी रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये बातें। अच्छा, अब इससे आगे ये चीज़ लगी है, चलिए इसको मैं घुमा के अब इधर कर देता हूँ। यानी इन दो तारों, यानी ये तो ग्राउंड है, मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में बताया था कि पूरे सर्किट में कोई भी वोल्टेज इसके लिहाज से है कि यहाँ से यहाँ, इस तार से इस तार तक, इस तार से इस तार तक, तो ये तो ग्राउंड है, और इस लाइन पर जो वोल्टेज है वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो जीरो वोल्टेज है, और इस लाइन वाली जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऊपर नहीं चले जाएंगे तो कम या ज़्यादा होगी, ये जो V वोल्टेज है ये वेरिएबल है ऊपर नहीं चले जाने से। जबकि आपने एक यहाँ पर फिक्स वोल्टेज लगा दी है VR, जिसको रेफरेंस वोल्टेज कहेंगे VR, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है, VR जो है उस पर वेरिएबल है। अब वो जो ऊपर वाली लाइन पे वेरिएबल है
वेरी होते होते कभी तो वो इस फिक्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, शायद बढ़ जाएगी कभी कभार, कभी कम होते होते इससे ज़रा कम हो जाएगी। हमने वो उस वक्त की कंडीशन हम पता चलानी है कि जिस लम्हे ऊपर वाली लाइन पर वोल्टेज इस निचली के इस रेफरेंस वोल्टेज जो फिक्स है, जो कांस्टेंट है, उससे ज़रा ही ज़्यादा हुई तो आउटपुट बता दे कि जी ज़्यादा हो गई है, और ज़रा ही इस लाइन पर इससे ज़रा ही कम हुई तो आउटपुट बता दे कि कम हो गई है। अब ये बात हम ऊपर कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में भी, और अभी बताया चौथी कैरेक्टरिस्टिक में ये बात हो चुकी है कि ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली है माइनस वाले टर्मिनल पर, यानी इसको आप कह सकते हैं V माइनस। ये जो V है ये एक्चुअली ये समझिए V माइनस वाली है, वो माइनस वाली वोल्टेज जो इधर अप्लाई की, और जो VR है वो एक्चुअली V प्लस है। ये अब याद रहे, VR जो है वो V प्लस है क्योंकि वो उधर प्लस वाले टर्मिनल पर लगाई है। तो फिर इस लाइन पर वेरिएबल है, इस लाइन पर फिक्स है, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज है। तो जो जो आप इसको वेरी करेंगे, कभी वेरी होते होते जब इस लाइन पर वोल्टेज बढ़ जाएगी, V माइनस बढ़ जाएगी, तो अभी अभी देखा आपने कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 कि ये ऊपर वाला पहली पॉसिबिलिटी, V माइनस ज़्यादा हो जाएगी V प्लस से, V माइनस इससे ज़्यादा हो जाएगी तो आउटपुट आ जाएगी माइनस VCC, आउटपुट हो जाएगी माइनस VCC, यानी V ग्रेटर देन VR, V जो कि V माइनस है वो ग्रेटर देन VR जो कि V प्लस है हो जाएगी, तो फिर आउटपुट माइनस VCC। और इसका उलट होगा, वेरी करते करते कभी इसी लाइन पर वेरी करते करते जब V माइनस लेस देन VR हो जाएगी, यानी V लेस देन VR हो जाएगी, यानी V माइनस लेस देन V प्लस हो जाएगी, तो फिर यानी V प्लस ग्रेटर होगी, V माइनस लेस है मतलब V प्लस ग्रेटर, तो फिर आउटपुट हो जाएगी प्लस VCC। तो आउटपुट बता देगी कि इस लाइन पर कंपेयर कर देगी कि इसके मुकाबले में, इस रेफरेंस वोल्टेज के मुकाबले में इस लाइन पर कब हुई ज़्यादा और कब हुई कम। जब इस लाइन पर ज़्यादा होगी तो आउटपुट माइनस VCC, जब इस लाइन पर कम होगी इसके मुकाबले में तो आउटपुट प्लस VCC। तो समझ आ जाएगी इस फ़र्क की वजह से कंपेयर हो जाएगी कि इन दोनों लाइनों का कौन सी ज़्यादा कौन सी कम। यही तो है इसका फंक्शन एज ए कंपैरेटर। अब मैं निचला भी हिस्सा पढ़ दूँ, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। फिगर शोज द सर्किट ऑफ ऑप एम्प यूज्ड एज ए कंपैरेटर। ठीक हो गया। VR is the reference voltage which is connected with the plus terminal and V is the voltage which is to be compared with the reference VR। ये वो है वेरिएबल वोल्टेज जिसको कंपेयर करना है इस फिक्स वोल्टेज के साथ, कब हुई ज़्यादा कब हुई कम। इट इज़ कनेक्टेड विद माइनस टर्मिनल, उस V को B माइनस बना दिया, यानी माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया। अब अगली दोनों पॉसिबिलिटीज़ फिर हैं, कंपेयर हो गया कि जब कभी V माइनस होगी ग्रेटर V प्लस से, यानी V ग्रेटर होगी VR से, तो फिर पहली बात होगी V आउटपुट हो जाएगी माइनस VCC, और इसका उलट होगा तो फिर इधर भी आंसर उलट आएगा। ये कंपेयर हो गया जी, पता चल गया आउटपुट रिवर्स होने से, उलट होने से, कि कब हुई ज़्यादा कब हुई कम। यही है, ज़्यादा या कम कंपेयर हो गया, कंपेरिजन हो गया किसी फिक्स वोल्टेज के लिहाज से इस वेरिएबल वोल्टेज का। ये था ऑप एम्प का फंक्शन एज ए कंपैरेटर। अगला टॉपिक इसी कंपैरेटर का ही है, कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच, जिसका ये सर्किट है। तो इसकी डिटेल अगर अच्छी तरह से दोबारा से ज़रा देख लेनी है, इसी के रिजल्ट को इधर अप्लाई करना है, तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा जी। थैंक यू वेरी मच।